हाँ दोस्तों, मेरा नाम अनुपमा शंकर तिवारी है। आज मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 के पार्ट फर्स्ट वाला पढ़ाऊँगा। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होता है। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आनुवंशिकता और उत्क्रांति। आनुवंशिकता दोस्तों किसे कहते हैं? जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है आनुवंशिकता व आनुवंशिक बदल, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जिनको द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे कोई एक पीढ़ी जैसे हमारे माता पिता, जो उनमें जैविक लक्षण मतलब उनमें जो जैसे चेहरे का नाक है, मुंह है, हाइट है, तो इस तरह की जो मतलब कि जिसमें बताया कि हाइट है, चेहरा है, जैसे सब बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारे माता पिता से मैच खाता है। तो वैसा है, मतलब जो माता पिता की जो उस समय की पीढ़ी है वो समझ लीजिए पहली पीढ़ी है, और जो बच्चों की पीढ़ी रहती है वो दूसरी पीढ़ी है। तो हमारे में वो संक्रमित होती है, मतलब माता पिता से हमारा चेहरा मिलता जुलता है। दोस्तों वही समझाया है कि एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जिनको द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ये आप जानते ही हैं। आधुनिक आनुवंशिक का प्रारंभ ग्रेगर जोहान्स में डेल इस वैज्ञानिक ने किया। मतलब जो आधुनिक आनुवंशिक का प्रारंभ ग्रेगर जोहान्स एक शहर है, ग्रेगर जोहान्स में उस शहर में एक डेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो और उस डेल नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने 1886 के आसपास लंबी अवधि तक संशोधन करके आनुवंशिकता के विषय में निष्कर्ष खोज निकाला। मतलब उन्होंने 1886 के आसपास लंबी अवधि तक, मतलब 1886 में उन्होंने बहुत ज़्यादा खोज किया और आनुवंशिकता के विषय में निष्कर्ष खोज डाला। मतलब आनुवंशिकता किसे कहते हैं इसे बताया, तो उन्होंने वह खोज कर डाला। फिर 1901 में ह्यूगो द वीस इनके उपरिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन के पीछे का कार्य कारण भाव समझ में आया। मतलब जो 1901 में एक ह्यूगो द वीस वैज्ञानिक थे, उनके उपरिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक से होने वाले परिवर्तन, वो एक सिद्धांत मतलब उन्होंने खोज निकाला था, सिद्धांत उपरिवर्तन। उस सिद्धांत का नाम उपरिवर्तन था। तो उससे ना अचानक से होने वाले परिवर्तन के जो अचानक से होने वाले परिवर्तन, मतलब जैसे कि आप देखते होंगे कि पहले सब लोग बोलते हैं बंदर थे हम, तो बंदर थे ना, तो बंदर के धीरे धीरे वो पूंछ खत्म होते गई। हमारे पास क्यों नहीं पूंछ है? कहते थे कि हमारे दादा परदादा सब बंदर है, तो हमारे पास पूंछ क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसका यूज़ नहीं करते थे। इनके अचानक से होने वाली परिवर्तन को कार्य कारण मतलब उसके पीछे का कि क्या राज है ये समझ में आया। इसी आधार पर 1902 में वॉल्टर सटन ने कनखजूरा की कोशिका में गुणसूत्रों को जोड़ियों के स्वरूप में देखा। मतलब इस आधार पर 1902 में एक वॉल्टर सटन वैज्ञानिक थे जिन्होंने कनखजूरा की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जोड़ियाँ देखी। गुणसूत्रों की कोशिका मतलब कनखजूरा की जो कोशिका थी ना, उसमें गुणसूत्रों की जोड़ियाँ देखी। तब तक ये किसी को भी मालूम नहीं था। जिन्हें जेन्स कहते हैं, जेनस, वो जेन्स नहीं जो लेडी जेन्स रहता है, ये जुनको को जेनस कहते हैं। जिनको का वहन गुणसूत्रों द्वारा होता है, जिनको का वहन गुणसूत्रों द्वारा होता है। यह सिद्ध होने के कारण आनुवंशिक सामग्री पहचानने की दिशा में खोज हुई। यह चित्र होते हैं क्या सिद्ध होते हैं? जिनको का वहन गुणसूत्रों द्वारा
होता है। यह सिद्ध होते ही आनुवंशिक सामग्री पहचानने की दिशा में खोज शुरू हुई। तो आनुवंशिक में और क्या क्या आता है, यह खोज शुरू हुई। इस आधार पर 1944 में इस वर्ष 1944 में मतलब 1944 इस वर्ष ओसवाल्ड एवरी, एक वैज्ञानिक ओसवाल्ड एवरी और मैकलिन मैकार्थी तथा कॉलिन मैकाइल, ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन से, ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी तथा कॉलिन मैकाइल, इन तीनों ने कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी जीवों में डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री है यह सिद्ध किया। मतलब जो ये तीनों वैज्ञानिक है ना, ये 1944 में इन्होंने मतलब जो विषाणुओं में तो डीएनए नहीं होता, ऐसा उन्होंने खोज निकाला कि कुछ विषाणुओं को छोड़कर, मतलब कुछ विषाणु हैं जिसमें से डीएनए होता है, और कुछ विषाणुओं को छोड़कर डीएनए किस किस में होता है, किन किन सजीवों में होता है, यह उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। 1961 इस वर्ष फ्रांस के फ्रकाइस जेबक तथा जक मेनार्ड, इन आनुवंशिक वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के कोशिका में डीएनए द्वारा होने वाले प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया की प्रवृत्ति की। मतलब जो 1961 में फ्रांस के फ्रकाइस जेबक थे, फ्रकाइस जेबक तथा जक मेनार्ड, इन वैज्ञानिकों ने मतलब आनुवंशिक वैज्ञानिक की जीवाणुओं की कोशिका डीएनए द्वारा होने वाले प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया, मतलब उन्होंने डीएनए से क्या क्या होता है, मतलब विज्ञान में आनुवंशिक विज्ञान में जीवाणुओं के कोशिका में जीवाणुओं के कोशिका में डीएनए द्वारा होने वाले प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया की प्रवृत्ति की, जिसके कारण डीएनए अणु में छुपे जनुकीय संकेत को समझने में मदद हुई। इसी से जनुकीय अभियांत्रिकी की दृष्टि से अपमान क्षमता वाली पुनः संयोजित डीएनए तकनीकी विकसित हुई। मतलब जिसके कारण डीएनए अणु में छुपे जनुकीय संकेतों को समझने में मदद हुई। मतलब यही चीज़ था जिनके द्वारा डीएनए को समझने में हमें जनुकीय संकेत मिला, मदद हुई। तो इसी से जनुकीय अभियांत्रिकी की दृष्टि से अपमान क्षमता वाली संयोजित डीएनए तकनीकी विकसित हुई। मतलब इसी के कारण डीएनए की जांच बूझ करने के लिए एक तकनीकी विकसित हुई, सब मशीन समझेगा। उसके बाद हमारा आनुवंशिक विकृतियों का निदान करने के लिए, प्रतिबंध या नियंत्रण रखने के लिए, उपचार करने के लिए, उसी प्रकार प्राणी संकर या वनस्पति संकर करने के लिए तथा सूक्ष्मजीवों का जहाँ उपयोग होता है, ऐसी आनुवंशिकी प्रक्रियाओं के लिए आज आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। मतलब किस किस चीज़ के लिए आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है, आनुवंशिक विकृतियों का निदान करने के लिए, प्रतिबंध या नियंत्रण करने के लिए, उपचार करने के लिए, उसी प्रकार प्राणी संकर या वनस्पति संकर के लिए तथा सूक्ष्मजीवों का जहाँ उपयोग होता है वहाँ ऐसी आनुवंशिक प्रक्रियाओं के लिए आज आनुवंशिक का उपयोग किया जाता है। तो समझी क्या रहेगा आपका आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तो इसे ही आनुवंशिकता व आनुवंशिक बदल कहते हैं। तो हमारा ये प्रतिलेखन, भाषांतर तथा स्थानांतर, ये हमारा ये टॉपिक कर चुका है। इसमें क्या था, हमारे डीएनए के बारे में सब बताया गया था। तो ये इस साल काट दिया गया है, 25% में ड्यूटी कर चुका है। यह हमारा ये उत्क्रांति भी कट गया है, लेकिन हमको उत्क्रांति का जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन को जब हम एक बार अच्छी तरह समझ लेंगे ना, उसके आगे का इस पर आधारित है। तो उत्क्रांति, इवोल्यूशन किसे कहते हैं, इवोल्यूशन। उत्क्रांति अर्थात सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन, जो उत्क्रांति है।
उत्क्रांतिक मतलब होता है सजीवों में बहुत ही धीरे धीरे गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने पहले देखा रहेगा कि सांपों को पैर भी होते थे, सांपों को बड़े बड़े पैर होते थे, लेकिन वो बिल में घुसते थे, इसलिए उनके पैर धीरे 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 छोटे होते गए, तो उनमें क्रमिक परिवर्तन हुआ। तो मतलब अक्रमिक परिवर्तन हुआ, तो इसे ही उत्क्रांति कहते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी यूं सजीवों का विकास चालू करने के लिए, यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और यह सजीवों का विकास करने की प्रक्रिया, मतलब सजीवों में नए नए विकास करने की प्रक्रिया है। क्या समझा आपको? उत्क्रांति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उत्क्रांति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांतानुसार प्रथम सजीव पदार्थ जीव द्रव पृथ्वी पर समुद्र में निर्माण हुआ। जो प्रथम जीव पदार्थ, मतलब भी आपके मन में बहुत बार बार सवाल उठता रहेगा कि सबसे पहले पृथ्वी पर मनुष्य कहाँ पर आए, कौन आया, किस तरह आया, ये सब का तो वही बताया गया है कि पहले सबसे प्रथम सजीव, जो सजीव पदार्थ मतलब सजीव, हाँ सजीव मतलब समझ रहे, प्राणी मतलब हम लोग, सजीव तो जिसमें जान होती है सजीव। तो सजीव जो होता है सजीव पदार्थ और पृथ्वी पर सबसे पहले समुद्र में निर्माण हुए, सबसे पहले समुद्र में निर्माण हुए। इस लाइन को आप लोग लिख कर लीजिएगा, पेपर में जरूर आता है। तो सबसे पहले समुद्र में निर्माण हुए। कालांतर में अनेक वर्षों के बाद इस जीव द्रव्य से एक कोशिकीय सजीव का निर्माण हुआ। इस कालांतर में अनेक वर्षों के बाद जीव द्रव्य से एक कोशिकीय का सजीव निर्माण हुआ। इस एक कोशिकीय सजीव में क्रमशः परिवर्तन हुआ। इस एक कोशिकीय सजीव में क्रमशः परिवर्तन हुआ, मतलब वो जो कोशिकीय सजीव था ना, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। कौन सा हुआ? उसमें अधिक विशाल एवं जटिल सजीव विकसित हुए। उसमें अधिक विशाल एवं जटिल सजीव विकसित हुए। जैसे कि पहले छोटे छोटे थे तो फिर डायनासोर से सब रहते हैं ना, ये सब बड़े बड़े विकसित हुए सजीव। ये सभी बदलाव धीरे धीरे और क्रमवार हो रहे थे। ठीक है, यहाँ बताया था कि बहुत ही धीमी गति से होने वाले क्रमिक परिवर्तन ना, तो वही मतलब ये सभी बदलाव धीरे धीरे और क्रमवार से हो रहे थे। मतलब अब क्रम लगाते हैं ना हम लोग, पहले ये फिर ये इस तरह से धीरे धीरे। इस विकास की समयावधि लगभग 300 करोड़ की है। मतलब ये जो उत्क्रांति का विकास है, जब से मनुष्य पैदा हुए 300 करोड़ पहले से ये चलता आ रहा है, धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होता आ रहा है। सजीवों में बदलाव तथा विकास यह सर्वव्यापी और सभी अंगों में होता है। सजीवों में बदलाव सभी अंगों में होता है। सभी अंगों में होता गया। जैसे मैं बोला अभी सांप के पैर थे तो अभी पैर नहीं है। ऊँट के गर्दन पहले छोटे थे, अभी एकदम ऊँट के नहीं, जिराफ के गर्दन अभी पहले छोटे छोटे थे, लेकिन वो शाकाहारी थे, वो पत्ते खाते थे, तो उनको गर्दन हिंचते उनकी गर्दन लंबी होती गई। ये सच्ची बात है। ऐसे पहले के लोग, हम लोग बंदर थे तो हम पूँछ का यूज़ नहीं करते, तो हमारा पूँछ ही खत्म हो गया। और जो बंदर थे, अगर आपने सोचा है कि अभी बंदर है तो उसमें पूँछ है उनको, तो पूँछ के कुछ ना कुछ तो यूज करते हैं, डालियों पर लटकते हैं और भी कई प्रकार के अंगों में होता था। इसी से अनेक प्रकार के सजीव अस्तित्व में है। इसी से अनेक प्रकार के, सब बंदर थे उनमें मनुष्य में आ गए, ऐसे प्रकार के अस्तित्व में है। इसी कारण इसी पूरी प्रक्रिया को क्रम विकास अथवा उत्क्रांति कहते हैं। इसी कारण इसी पूरी प्रक्रिया को क्रम अथवा उत्क्रांति कहते हैं। आपको समझ में आ गया उत्क्रांति किसे कहते हैं? मतलब आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो पहला सबसे पहला जीव समुद्र में आया, उसके बाद अनेकों वर्षों से धीरे धीरे क्रमवार होते गया। फिर 300 करोड़ साल से पहले चला आ रहा है। मतलब हर क्रमवार में
और सजीवों में कुछ न कुछ बदलाव दिखाई देता है, सभी अंगों में बदलाव दिखाई देता है, मतलब लंबी भी होती हैं अंग। हमारी हाइट है, कुछ ना कुछ थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जब हम बच्चे थे उसके बाद बड़े हुए थोड़े इसी तरह। जो संगठनात्मक उत्क्रांति है, जो इसे ही संगठनात्मक उत्क्रांति है। भिन्न रचना तथा कार्य वाले पूर्वजों से वनस्पति तथा प्राणियों की प्रगति से ही उत्क्रांति है। भिन्न रचना तथा कार्य वाले पूर्वजों से वनस्पति तथा प्राणियों की प्रगति से विकास ही उत्क्रांति। इसका ये लाइन का मतलब आगे भी देख सकते हैं, इसको आप आगे देखिए। उत्क्रांति का प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। उपयुक्त सिद्धांत का एकत्रित रूप से विचार करने पर हम यह कह सकते हैं कि उत्क्रांति यह नियमित रूप से होने वाली परिवर्तन की अखंडित प्रक्रिया है। मतलब जो नियमित रूप से होती है, जैसे क्रमवार बोला, धीरे धीरे गति से होती है, उसे ही हम उसको कह सकते हैं परिवर्तन की अखंडित प्रक्रिया। परंतु उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। मतलब उसे सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई तो प्रमाण तो रहेगा। जैसे कि प्रमाण का मतलब होता है, जैसे हम लोग अपने आप को सिद्ध करने के लिए आधार कार्ड दिखाते हैं, सबूत जिसे कहते हैं सबूत, हिंदी में सबूत कहते हैं। उपयुक्त सिद्धांत के समाधान संतुष्टि के लिए अनेक प्रमाण भी उपलब्ध हैं। ये निम्न प्रकार पर आधारित है। मतलब जो उत्क्रांति का प्रमाण बताने के लिए नीचे बहुत सारे प्रमाण उपस्थित हैं। तो जो पहला प्रमाण है, यहाँ पे डार्क लाइन में लिखा गया है, बाह्य रूपीय प्रमाण, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। यहाँ देखिए, अभी आपको मैं दिखाऊं तो बिग करके दिखाता हूँ। पहले आप लिखा हुआ मैं देखूँ, यहाँ देखिए कि जैसे कि जानवरों में देखूँ कि इनकी नाक की जो छिद्र है वो भी कितने समान है, आँख का स्थान भी एक जगह पर, कान का आकार भी वही है, या इनके शरीर पर बाल भी वही सेम है। तो ये बताया गया है कि इनके शरीर पर बाल भी, मतलब इन लोग सब लोग एक जैसे दिखते हैं, बस इनका जो चेहरा है और नाम है अलग अलग, हमने अपने बनावट से अलग अलग रख दिया। तो इससे जो सेम थोड़ा दिख रहे हैं ना, इससे पता चलता है कि इनके जो पहले पूर्वज थे ना, वो एक ही पूर्वज के थे, मतलब एक ही खानदान के थे। तो ये हमें यहाँ पढ़ेंगे। और जैसे यहाँ देखा गया वनस्पतियों की पत्तियों के देखिए बीच में जैसे लाइन है, सब हरी हैं, पत्तियों के बीच में लाइन है, एक पत्ती लंबी है, और यहाँ पे अमरूद का पत्ती है और आम का भी है और भी सब चीज़ का। तो यहाँ पे देखिए पत्तियों में भी समानता पाई गई है, और साइंस की भाषा में हम आपको पैराग्राफ में दिखाएंगे। तो पहला बाह्य रूपीय प्रमाण। बाह्य रूपीय प्रमाण मतलब होता है बाहर के भाग कौन कौन से सेम हैं, ये आपको बताया जाएगा। तो प्राणियों की मुख की रचना, जैसे मैं बोला था प्राणियों की मुख की रचना, देखिए उनके मुख की रचना। आँखों का स्थान एक जगह पर, नाक के छिद्र भी देख लीजिए, एक ही समान है, आप देखे तो होंगे। कान की रचना भी वहीं सेम है। शरीर के ऊपर घनीभूत, जैसे मैं बोला शरीर के ऊपर घनीभूत, समान विशेषताएं प्राणियों में दिखाई दे रही, मतलब समान विशेषताएं, बहुत सारी खूबियाँ दिखाई दे रही है, मतलब एक ही प्रकार की रचना दिखाई देती है। तो पत्तियों का आकार, लंबाई चौड़ाई से रहता है। तो शिराविन्यासीय पत्तियों की रचना, मैं ऐसे बोला कि ये जो पत्तियाँ मतलब कितनी लंबी है, वो सब चौड़ाई कितनी है, आकार हो गए। जो इनमें ये लाइन देखिए सेम टू सेम सब में दिखाया है। इस तरह के जो भी मैचिंग होता है, मतलब जो समान दिख रहे हैं वही यहाँ पर बताया गया है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उपयुक्त समूह में समानता है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि इन सभी में समानता पाई गई है। मतलब कुत्ते का, ये भेड़ को और यहाँ लोमड़ी को, इन सब के पूर्वज एक ही है, मतलब समानता पाई गई है। भेड़ को रैम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैम।
इसी कारण उनका उद्गम समान है। इसी कारण मतलब वो समान है तथा वे एक ही पूर्वज से उत्क्रांतित हुए होंगे, यह सिद्ध होता है। मतलब ये एक ही पूर्वज से धीरे धीरे चले आ रहे, मतलब उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बदलाव होते आ रहा है, इसीलिए ये एक ही पूर्वज से पहले एक ही पूर्वज के थे। अब इस शरीर विज्ञान का प्रमाण मतलब अंतर रचना मतलब एनाटॉमिकल एडवांसिंग। देखिए यहाँ पर दिया मनुष्य का हाथ, बैल का पैर, देव मछली के पर, चमगादड़ के पंख। जो मनुष्य का हाथ है, एक मिनट,